नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप इस वक्त मुझे न्यूज लॉन्चर पर देख रहे हैं। और अगर आज की बात करूं, आज कई राज्यों की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त 3 राज्यों में राज्यसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी है। जी हाँ, बिहार, हरियाणा, ओडिशा, इन तीनों राज्यों में कई बड़े नाम की धड़कनें इस वक्त तेज होंगी और कईयों की धड़कनें इस वक्त थोड़ी धीमी होंगी, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग हो रही है। और जब राज्यसभा चुनाव की वोटिंग की बात आती है तो बात दल बदल की भी आती है, बात खरीद फरोख्त की भी आती है। इन सब के बारे में बात करेंगे और इन सब के बारे में बात करेंगे मेरे सहयोगी स्वप्निल के साथ, जो इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले स्वप्निल के साथ जुड़ते हैं। स्वप्निल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वप्निल, जब हम पहले मैं थोड़ा सा विधानसभा चुनाव की बात करूंगी। विधानसभा चुनाव में तो एक दूसरी पार्टियां दूसरी पार्टियों पर इल्जाम लगा देती हैं कि जी ये वोटरों को खरीदते हैं, 500 रुपए पर वोट, यहाँ पर ये वो। लेकिन राज्यसभा चुनाव में ऐसा क्या हो जाता है कि खरीद फरोख्त की बातें आती हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स की हेडलाइन बन रही है कि खरीद फरोख्त हो रही है, 5-5 करोड़ में नेता बिक रहे हैं। और हर बार हमने देखा भी है कि जब राज्यसभा चुनाव होते हैं, पार्टीज अपने अपने नेताओं को स्पेशल रिजॉर्ट, स्पेशल होटल्स में बंद कर देती है। नेहा देखिए, इसको इस तरीके से देखने की जरूरत है कि जिन विधायकों को जनता ने चुन करके भेज दिया सदन में, वो अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बिल्कुल। कल सबसे पहले जो हलचल हुई, हलचल तो हालांकि पहले से हरियाणा के तमाम विधायकों को कांग्रेस ने हिमाचल में शिफ्ट किया था। उड़ीसा के तमाम विधायकों को 14 में से 9 विधायकों को डीके शिव कुमार ने कर्नाटका में शिफ्ट किया था। तो हलचल तो चल ही रही थी। लेकिन कल जो सबसे बड़ी अपडेट आई वो ये आई कि भाई दिखा दीजिए, एक जनसत्ता की खबर है, ले आइए जरा उसको स्क्रीन पे। हाँ जी, बिल्कुल। एक खबर है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि 5-5 करोड़ का ऑफर देने का आरोप भी है, और 2 नेता जो हैं बीजेपी के गिरफ्तार भी हुए। ये जनसत्ता ने अपनी हेडलाइंस में यह खबर चलाई है। तो इसी को अगर हम बात करें, ये इसी खबर को लेकर अगर हम समझने की कोशिश करें, एक तरफ आप कॉन्फिडेंट होते हैं, बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि हम हर जगह जीतेंगे, जो चुनाव का रिजल्ट है वो हमारे इसमें आने वाला है, और फिर इस तरह के ऑफर, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे बड़ी अपडेट इसीलिए मैं इसे कह रहा था। उड़ीसा से 9 विधायकों को कांग्रेस कर्नाटका में शिफ्ट कराती है, और जाहिर सी बात है, हॉर्स ट्रेडिंग आदत सी है भारतीय जनता पार्टी की। ये कोई पहली बार नहीं। अंतरात्मा की आवाज पे भी लोग वोट देते रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी अंतरात्मा जाग गई थी कुछ विधायकों के, समाजवादी पार्टी के। और उड़ीसा में क्या हुआ? उड़ीसा में तो बड़ा दिलचस्प था ये मामला, क्योंकि भाई वो आंकड़े नहीं थे नवीन पटनायक के पास या कांग्रेस के पास। नवीन पटनायक के पास अपने 39 विधायक हैं, 30 विधायकों की जरूरत है एक राज्यसभा के लिए। तो जो दूसरी सीट थी उसके लिए कांग्रेस ने और नवीन पटनायक ने और सीपीआई-एम ने, तीनों ने मिलकर के एक साझा उम्मीदवार खड़ा कर दिया। डॉक्टर नटेश्वर होता वो उम्मीदवार है। अब भारतीय जनता पार्टी को 8 विधायकों की जरूरत है अतिरिक्त। अब 8 विधायक आएंगे कहां से? तो उन 8 विधायकों पे नजर रखने के लिए ये 4 लोगों को भेजा जाता है। उड़ीसा से कर्नाटका जाते हैं, और ऐसे ही नहीं जाते हैं, बाकायदा ब्लैंक चेक लेकर जाते हैं। मैं तो उस ब्लैंक चेक को जब देखा मैंने, तो मैं तो हतप्रभ रह गया। मैंने कहा कि चलिए, पहले मान लीजिए कि अगर खरीद फरोख्त होती थी तो ठीक है, वो कैश में ट्रांजेक्शन होता था। इतना कॉन्फिडेंस, हाँ, इतना कॉन्फिडेंस कि आप ब्लैंक चेक लेके जा रहे हो, और आप जा भी किस राज्य में रहे हो? आप कर्नाटका में जा रहे हो। कर्नाटका जहां पे कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार भी छोड़िए एक बार, मैं ये कहता हूं वहां का उप मुख्यमंत्री कौन है भाई? वहां का जो उप मुख्यमंत्री है डीके शिव कुमार, उसे कांग्रेस का संकट मोचक ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है। हिमाचल में भी सरकार गिराने की कोशिश की थी इन्होंने। हिमाचल में भी डीके शिव कुमार पहुंचे, कांग्रेस की सरकार बच गई। अभी असम पहुंचे हुए हैं, रिपुन बोरा को लेकर के सबने कहा कि भाई बात करो बात करो बात करो, लेकिन बोरा के जाने से डीके शिव कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ा। डीके शिव कुमार अगले दिन इत्मीनान से पहुंचते हैं प्रियंका गांधी के साथ, मंदिर में दर्शन वर्शन करते हैं और कहते हैं सब चंगा से। तो वो डीके शिव कुमार का राज्य है। 6 साल से वो आदमी वहां का प्रदेश अध्यक्ष है, और आप उसके राज्य में जा रहे हो और जाकर के ये सोच रहे हो कि हम चले जाएंगे, हम रिजॉर्ट में विधायकों को ऑफर दे देंगे, ऑफर से माने तो माने, नहीं माने तो हम धमकी दे देंगे और आप बच के आ जाओगे। वो संभव नहीं था।
ये अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये 2 नहीं, ये 4 गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक, चारों के चारों पकड़े गए। ये जो आपने दूसरी बात कही है कि अगर खरीद फरोख्त नहीं हुई तो धमकी दे देंगे, ये आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। कई नेता पहले इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन इसको कभी इतना हाईलाइट नहीं किया गया। हमेशा ये कहा जाता था कि अगर आप वॉशिंग मशीन पार्टी में नहीं शामिल होते हैं तो फिर आपके घर ईडी भेज दी जाएगी। तो क्या उस तरह की बातें भी अब सामने आने लगी हैं इस चुनाव में? ईडी भेज दी जाए, सीबीआई भेज दी जाए, वो तो फिर भी समझ में आता है। चलिए, बैगेज है किसी के ऊपर, आपने भेज दिया, आपने ब्लैकमेल कर लिया, वो अलग बात है। यहाँ तो धमकी ये दी गई कि उड़ीसा में आओगे तुमको जीने नहीं देंगे। विधायकों को ये दी जा रही है कांग्रेस के। 14 में से 9 विधायक वहां पे थे, उनको खरीदने की कोशिश की गई। कोई बिका नहीं है हालांकि, जो रिपोर्ट्स हैं। लेकिन देखना दिलचस्प, शाम को 7 बजे तक सारी तस्वीरें अभी क्लियर हो जाएंगी। बिहार में आप देखिए इस तरीके का बवाल मचा हुआ है। हरियाणा में, लेकिन अगर हरियाणा की बात करना चाहूंगी, क्योंकि दल बदल की जो राजनीति है उसका अगर मैं कहूँ शुरुआत, या मैं कहूँ सबसे बड़ा जो कांड सामने आया था वो सबसे पहले हरियाणा में आया था। और उस वक्त भी गोपाल कांडा जो थे वो बड़े फेमस हुए थे, क्योंकि बत्रा जी आए थे, उनके पास रातों रात पार्टी की सारी सीटें जो है खरीद फरोख्त में हो गई थी और गोपाल कांडा ने सपोर्ट कर दिया था। और उस वक्त ये निर्दलीय खड़े होने के बावजूद इस तरह के कई 5 से 6 जो थे लोग, नेता जो थे, इस तरह से बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो क्या दोबारा से इस तरह का डर कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के मन में है? देखिए नेहा, सबसे बड़ी मजबूरी राज्यसभा में क्या हो जाती है? राज्यसभा चुनाव में सबसे बड़ी मजबूरी ये होती है कि व्हिप लागू नहीं होता है। तो भाई व्हिप लागू नहीं होगा तो अंतरात्मा की आवाज पे वो मतदान कर सकते हैं। किसी की विधायक की जानी नहीं है, और जब किसी की विधायक की जानी नहीं है, अंतरात्मा, स्वप्निल, अंतरात्मा की आप बात कर रहे हैं, उससे पहले जो पप्पू यादव का बयान दिखाना चाहूंगी। 5 करोड़ मिल जाए पप्पू यादव का एक बयान है, जैसे कि बहुत बड़े न्यूज चैनल में कोट भी किया है, वो दिखाना चाहूंगी। तो फिर अंतरात्मा की बात हम करेंगे, क्योंकि उनका, पप्पू यादव का साफ तौर पर कहना है कि जो नेता है वो तो पशुओं के सामान खरीदे और बेचे जा रहे हैं। एक बार वो बयान जरा दिखा दीजिए, फिर हम उस पर बात करेंगे अंतरात्मा पे, क्योंकि आप अंतरात्मा की बात कर रहे हैं। जी, बयान दिखा दीजिए सर। तो ये साफ तौर पर लिखा है कि कोई नेता 2 करोड़ में बिक रहा है, कोई 5 करोड़ में। राज्यसभा चुनाव में इस तरह के जो सवाल हैं वो पप्पू यादव ने खड़े किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पशुओं की तरह जो हैं वो नेता बिक रहे हैं। और ये इसलिए बयान मैं सामने लेकर आई हूं आप लोगों के, क्योंकि मेरे सहयोगी ने अंतरात्मा की बात की है। अब हम अंतरात्मा की बात करेंगे कि क्या सच में नेताओं की अंतरात्मा है? क्या सच में इन नेताओं पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं? हमने इनको चुनकर भेजा है और अब जो इनकी खुद की पार्टी है वो इन पे भरोसा नहीं कर रही। जी देखिए, नहीं, देखिए बात ये है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है और ये आखिरी बार भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। राज्यसभा चुनाव में तो एक ट्रेंड सा बन गया है। 5 राज्यों में राज्यसभा चुनाव, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने भाई नहीं दावा पेश किया, किसी को नहीं उतारा निर्दलीय, लेकिन हरियाणा में ये कर दिया, बिहार में ये कर दिया, उड़ीसा में ये कर दिया। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के पास कॉन्फिडेंस तो है ना, एनडीए के पास कॉन्फिडेंस तो है ना कि हम कहीं ना कहीं विपक्ष के जो विधायक हैं उनको या तो तोड़ लेंगे, या उनको खरीद लेंगे, या उनको धमका देंगे, और हम अपने समर्थित प्रत्याशी को जीत दिलाने में निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। और मैं अंतरात्मा की जब बात हो रही है ना, तो मैं एक चीज और कहना चाहता हूं यहाँ पे, और फिर मैं उड़ीसा की तरफ चलूंगा। उड़ीसा में एक तरफ डॉक्टर होता है, जाने माने यूरोलॉजिस्ट, जाने माने चिकित्सक हैं, समाज सेवी भी हैं, और उनका आज तक किसी पार्टी से ना लेना एक ना देना दो। जी, एक अच्छे डॉक्टर के तौर पर उनकी पहचान है, एक अच्छे इंसान है। वो अगर राज्यसभा में आएंगे तो जाहिर सी बात, वो वहां आकर के उस पद की गरिमा ही बढ़ाएंगे। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने उनके मुकाबले किसको खड़ा किया है? एक ऐसे शख्स को जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहा है, जिसके ऊपर जिसके पास इस समय 435 करोड़ की कुल संपत्ति है, और एक ऐसे व्यक्ति को जिसके रिकॉर्ड्स वगैरह चलते हैं एकदम, मतलब आप समझ आइए कि पूरा एकदम पैसा रुपया खूब है उनके पास। दूसरा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तब कुर्सी गई थी। आप सोचिए, अब कोई विधायक ये कहे कि मेरी अंतरात्मा इसलिए जाग गई क्योंकि
हमको जो है दिलीप रे साहब को, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनकी कुर्सी चली गई थी, हमको उनको फिर से राज्यसभा में देखना था। हमको लगा कि डॉक्टर होता जो है वो बड़े अच्छे सर्जन हैं, लेकिन उनकी राज्यसभा में कोई जगह नहीं है, उनको नहीं जाना चाहिए। मेरी अंतरात्मा तो ये कह रही है कि एक भ्रष्टाचार के आरोपी को जाना चाहिए। तो अब इसको कैसे आप अंतरात्मा की आवाज कहेंगे? ये जाहिर-सी बात है कि भाई अंतरात्मा की आवाज बिक जाती है। अगर ऐसा होता है तो अभी हमें कन्फर्म नहीं होगा कि नहीं होगा, और होगा तो किसकी तरफ से होगा, ये अभी कन्फर्म नहीं है। लेकिन अगर 7 बजे हो गया, मैं तो यही कहूँगा कि विधायकों की अंतरात्मा ये थी कि भैया भ्रष्टाचार के आरोपी को आपको राज्यसभा पहुँचाना है। इसको इसी तरीके से देखा जाए। हाँ, ऐसी अंतरात्मा वाले बहुत हैं। और देखिए क्या है, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया वॉशिंग मशीन, अब तो खैर ये शब्द इतना चर्चित हो गया, अब इसका जिक्र ही नहीं करना चाहिए। मतलब ये उसी तरीके से जैसे 56 इंच का सीना है, ये उसी तरीके से है जैसे विश्वगुरु है, ये उसी तरीके से है जैसे प्रधान सेवक है। तो ये तमाम उपमाएं अब नई-नई उपमाएं गढ़ी जा रही हैं। जैसे भाई हमारी ही बिरादरी के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स को आज की तारीख में लोग गोदी मीडिया कहते थे। वो इतना घिस गया शब्द कि उसके बाद एक नया शब्द इजाद हुआ, पामेरियन मीडिया। अब वो भी घिस चुका है। तो दिक्कत ये है कि अब वो वॉशिंग मशीन, अब असम में चुनाव का ऐलान हुआ है, विधानसभा चुनाव। जी। विश्वा शर्मा वहां पर कल की तारीख में अमित शाह साहब वहां पर थे, वो बयान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। भाषण में उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, तो उस सरकार में स्वास्थ्य विभाग में गजब का भ्रष्टाचार होता था। हिमंता बिस्वा शर्मा उसी मंच पर बैठे थे और चेहरे की रंगत नेहा देखने लायक थी हिमंता की। और क्यों देखने लायक थी? जिस समय के कार्यकाल की वो बात कर रहे थे कांग्रेस के, उस समय पे स्वास्थ्य मंत्री कोई और नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा ही थे, जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वहां पे। तो अपने ही मुख्यमंत्री पे आप ये आरोप लगा रहे हो कि भैया जब ये स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, तो ये भ्रष्टाचार किया करते थे। तो ये इस तरीके के बेशर्म लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की जो चीजें हैं, बिल्कुल इस तरह की जो चीजें हैं ना, बीजेपी में कई बार देखने को आई है। बीजेपी पार्टी जब क्वेश्चन मार्क लगाती है सामने वाले पर, वो ये नहीं देखती कि इस वक्त तो हमारी पार्टी में आ गया है या उस वक्त तो किस पार्टी में था। उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ आप पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके बाद जब आप उनकी पार्टी में आ जाओ, तब सब साफ हो जाता है। या तो हिस्ट्री की नॉलेज थोड़ी कम है, या हम कहें कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम तो जी गटर से गैस निकालकर चाय भी बना रहे हैं आजकल। नहीं, ये इसके पीछे मैं कई बार दर्शक इसी वजह से नाराज होते हैं, मैं तो खुल के कहूंगा, जो दर्शक हैं या इस देश का जो नागरिक है, वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझता है और उसकी याददाश्त बहुत कमजोर है। ठीक, बिल्कुल। तो इसके लिए जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंटली क्यों ये सारी हरकतें कर देती है? क्योंकि उसको पता है यार जनता को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो। इस तरीके के तमाम क्रियाकलापों में लगे। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे दर्शक आते हैं लॉन्चर के, खूब क्रांति करेंगे कमेंट बॉक्स में, हमारे वीडियो देखेंगे, क्रांति करेंगे और उसके बाद चुपचाप घोड़े बेच के सो जाएंगे। तो अगर इस तरीके से आपको जिम्मेदारी निभानी है, तो भाई आप निभाते रहिए। हम भी क्रांति कर रहे हैं वीडियो बना के, आप क्रांति कीजिए कमेंट करके। और इसी क्रांति में भारतीय जनता पार्टी किसी मदमस्त हाथी की तरह चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात सिर्फ भाजपा की नहीं है, भाजपा को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा की सरकार है और भाजपा के पास पूरे संसाधन है। भाई आपके अकाउंट में 13,000 करोड़ रुपए है, वो दिख रहा है हमको ये भी दिख रहा है कि आपके पास इतने संसाधन है कि आपने तो अब ये तय किया है कि भाई जितने भी जिला कार्यालय हैं उनका खर्चा कैसे चलेगा, तो एक एफडी करा दो करोड़ों रुपए की, उस एफडी से हम जिला कार्यालय का खर्चा चलाएंगे। आपके पास इतने सारे संसाधन है भाई, और उन्हीं संसाधनों का आप सदुपयोग करते हो। मैं मिसयूज नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा ये सदुपयोग है। लेकिन जैसे कि आप, लेकिन अभी आपने बात की कि इनके पास इतने संसाधन हैं, सवाल तो हम इनसे करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि अगर इनसे सवाल करो तो आप देशद्रोही हो जाते हो। सवाल ये हो जाता है कि अगर आप बीजेपी से सवाल कर रहे हो तो आप देश से सवाल कर रहे हो, फिर आपको देशद्रोही करार दिया जाता है। यहाँ कह दिया जाता है कि जी आप
एंटी बीजेपी हो। ये नहीं कहा जाता कि आप सरकार से सवाल कर रहे हो, भाई आप सरकार से सवाल कर रहे हैं। ऐसी जो ये जो नई जेनजी है, जो 2014 के बाद के जो बच्चे आए हैं जिन्होंने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के मीम से पढ़ाई की है, उनको कैसे समझाया जाए इस राज्यसभा चुनाव के बीच? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। नहीं, जेनजी अभी उस कैटेगरी में नहीं है। उस कैटेगरी में हमारे और आपकी उम्र के ही लोग हैं, और सबसे ज्यादा मतलब मैं तो अपने घर में भी देखता हूँ, मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं और मेरे कुछ पुराने दोस्त भी हैं। वो उनमें से कइयों को लगता होगा, कइयों को मुझे लगता है कि कई तो ये सोचते होंगे कि यार ये भारत में रह क्यों रहा है, इसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हमने तो नेहा हाँ, ऐसे-ऐसे ये बहुत दोस्त खोए हैं। हाँ, हमने तो ऐसे-ऐसे दोस्त खोए हैं अपने, जिन दोस्तों के साथ रोज का उठना-बैठना था। आज की तारीख में वो दोस्त अगर सामने पड़ जाए, तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दुश्मन की तरह उसके सामने खड़ा हूँ, वो उस तरीके से ट्रीट करते हैं। क्यों हो गया ये? हुँ। भाई ठीक है, आपकी अपनी राजनीतिक आस्था होगी आपकी आस्था, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं क्या करूँ? हम तो परमानेंट अपोज़िशन पार्टी है ना। आप कल की तारीख में आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कल की तारीख में नेहा एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन गए, तो क्या करेंगे? मोदी जी से सवाल करेंगे हम? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? बिल्कुल वो सरकार से अथॉरिटी नहीं, करेंगे, सरकार कितना से करेंगे? कर्नाटका में इनकी सरकार है, तो हम कर्नाटक से का कोई मुद्दा आता है, तो हम सवाल वहाँ पे जाकर के क्या उससे करते हैं, उसके भाजपा के अध्यक्ष से? नहीं, हुँ, हम धर्मिया से सवाल करते हैं, हम डीके शिव कुमार से करते हैं। हिमाचल में कोई मामला होता है, तो हम सुप्पू से सवाल करते हैं। जी। पश्चिम बंगाल के लेकिन मामले होते हैं, ममता बनर्जी से सवाल करते हैं। आपने पाकिस्तान भेजने की बात की है, तो एक और नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिन्हें अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाइए। इस वक्त अगर मैं राज्यसभा चुनाव की बात करूं, बिहार में उनकी पार्टी कितनी इंपॉर्टेंस रखने वाली है, स्वप्निल, ये मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि लोग ये भी सुनना चाहते होंगे कि अब बिहार में थोड़ा बिहार की भी बात कर ली जाए। देखिए, बिहार में तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एनडीए अपने कुचक्र में कामयाब हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके। अब हम्म। नहीं होती है अगर, तो ये बड़ी जीत होगी। लेकिन बिहार में क्या है कि जो दूसरा धड़ा नेतृत्व कर रहा है, उस महागठबंधन को, हम्म। क्योंकि वहाँ कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में है, असदुद्दीन ओवैसी उस गठबंधन हम्म। का हिस्सा नहीं, और वहाँ पे बड़े भाई की भूमिका हम्म। में तेजस्वी यादव। आप ज़रा सोचिए किस हम्म। तरीके की अ, ब अपरिपक्वता होगी तेजस्वी यादव की, कि कल राज्यसभा हम्म। चुनावों को लेकर के बैठक हुई, गठबंधन के तमाम दलों के हम्म। साथ वो बैठे, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का भी ये ऐलान हो गया कि वो एडी सिंह को, जो राजद के उम्मीदवार हैं, उनको समर्थन देंगे, उनके पक्ष में मतदान करेंगे। ये सब कुछ ठीक चल रहा था। तेजस्वी यादव को क्या दिक्कत थी? क्यों जाकर के तेजस्वी यादव ने कल मीडिया के सामने ये कह दिया कि भई हम केरल में भी चुनाव लड़ेंगे और केरल में हम पिनरई विजयन की सरकार बचाने का काम करेंगे। हम तो केरल जाएँगे, हम कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ये किस तरीके की हम्म। अपरिपक्वता है? राज्यसभा चुनाव के बाद ये बात बोल हम्म। देते। आप राज्यसभा चुनाव तक नहीं रुक और सकते हो। ऐसी आप ऐलान करते हो और ऐसी आपको जो हुँ, ऐसी इमेच्योरिटी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में दिखा के भुगत रहे हैं, उसके बावजूद ये हाल है। भुगत रहे हैं। तो देखिए, दिक्कत ये है ना, अपोज़िशन के साथ भी एक बड़ी दिक्कत है। अच्छा, हम्म। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और कांग्रेस अब इस बात को मानने लगी हम्म। है। मैं हमेशा ये हम्म। कहता हूँ कि भई आज की तारीख की जो कांग्रेस है ना, ये कांग्रेस अगर थोड़े दिनों हम्म। पहले बनी होती तो बड़ा बेहतर होता कांग्रेस के लिए। आज इस तरीके से अधर में नहीं लटके होते। कांग्रेस हम्म। ने जो फसल बोई थी उसी को काट रही है। बबूल का पेड़ लगाया था, तो गुलाब के फूल तो हम्म। मिलते नहीं, तो क्या करे अब आप कांग्रेस? देखिए स्वप्निल, आप बीजेपी के भी खिलाफ जा रहे हैं, कांग्रेस के भी खिलाफ जा रहे हैं, फिर लोग कहेंगे जी आप सपा वाले हैं। अब आप पे ये इल्जाम लगने वाला है। नहीं ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ये सब इल्ज़ाम-उल्ज़ाम हम लोगों को कौन-सा भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में साफ होना है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये किसी की हम्म। तरफ हम ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर बिल्कुल। रहे हैं, डंके की चोट पे करेंगे और जब तक चैनल पे कर रहे हैं, तब तक यहाँ कर रहे हैं। जब मेन स्ट्रीम मीडिया में चैनलों में थे, तो वहाँ कर रहे थे। जब यहाँ हम्म। पे भी नहीं करने दिया जाएगा, जब उस तरीके के माहौल पैदा हो जाएँगे, तो सड़क पे खड़े होके पत्रकारिता कर लेंगे भई, करेंगे पत्रकारिता। हम्म।
चलिए, अगर मैं राज्यसभा चुनाव पे वापस आऊं, राज्यसभा चुनाव को दोबारा से हम समझने की बात करें, हमने बिहार को समझा, ओडिशा को समझा, हरियाणा में जब हम आते हैं, हरियाणा में क्योंकि बड़ी तरह की चीजें हैं आपस में, बहुत चीजें हैं, बहुत छोटी 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 बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आम लोगों के लिए भी, नेताओं के लिए भी। हरियाणा में किस तरह से, बेशक 2 ही सीटें, लेकिन किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, हरियाणा में भी पेच फँसा हुआ है और हरियाणा में तो क्या है कि कांग्रेस पहले भी भुगत चुकी है और हरियाणा की हम्म। गुटबाजी कांग्रेस की अभी तक खत्म हुई नहीं है और हरियाणा में बिल्कुल कांग्रेस एक बिल्कुल। बार नहीं 2 बार भुगत चुकी है। एक बार 2016 के राज्यसभा चुनाव में और एक बार 2022 में अजय हम्म। माकन की लुटिया पिटने की वहाँ से। दोनों बार भुगता है जी। कांग्रेस ने वहाँ पे, है ना? एक बार हम्म। मीडिया टाइकून को भेज दिया, एक बार और यही हुआ। अब दिक्कत क्या है कि हम्म। हरियाणा में अगर आज सब कुछ ठीक हो जाता है तो हम इतना मान लेंगे कि चलो कुछ तो बेहतर हुआ। क्योंकि वहाँ पे हम्म। जिस व्यक्ति के ऊपर दाँव लगाया है कांग्रेस ने, वो ऐसा व्यक्ति है जो कम हम्म। से कम उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि एक ईमानदार आदमी है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ हम्म। चलने वाला आदमी है और किसी भी गुट का हिस्सा नहीं हम्म। है। भूपेंद्र गुट, सैलजा हम्म। गुट, सुरजेवाला गुट किसी गुट का हिस्सा नहीं है वो आदमी। तो अगर वो जीतता हम्म। है तो ये कांग्रेस के लिए शुभ शुरुआत होगी हरियाणा में। नहीं तो विधानसभा चुनाव तो हम्म। जिस तरीके से वहाँ पे कांग्रेस हारी है, आज तक सब एक-दूसरे पे आरोप ही मढ़ रहे हैं। समीक्षा बैठक हुई, समीक्षा बैठक में बस अ, जवानों से ही लात, जूता, घूसा सब चला है और अगर बिल्कुल। वहाँ पे बड़े नेता नहीं बैठे होते, तो पता नहीं क्या-क्या चल गया होता। तो वो हाल तो इन्होंने कर रखा है वहाँ पे। हाँ, 2014 के विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो वहां से कांग्रेस का हरियाणा में कहीं ना कहीं पतन शुरू हो गया था, और रीजन यही था जो आपने बहुत बड़ी बात बोली, गुटबाजी, कि सबको मुख्यमंत्री बनना था, हुड्डा को दोबारा से मुख्यमंत्री बनना था, शैलजा को भी आगे आना था, और इसके साथ साथ मैं कहूँ कि किरण चौधरी को भी आगे आना था कि जी मेरे को भी थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंस दो, मैं भी पुरानी नेता हूँ, मुझे भी मुख्यमंत्री बनाओ। तो क्या ये चीज राज्यसभा में भी अभी और इम्पैक्ट कर सकती है? नहीं, कर सकती नहीं है, करेगी। हम्म। मैं कह तो रहा हूँ, अभी ये जो 3 राज्यों पे हम बात कर रहे हैं, 5 राज्यों में से 3 ही राज्यों पे बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जी। हिमाचल में क्यों नहीं करनी हाँ। पड़ी बात? हिमाचल में भी पिछली बार हम्म। अभिषेक मनु सिंघवी जो है, वो चुनाव हार गए थे हिमाचल में। लेकिन हम्म। उसके बावजूद हमें हिमाचल पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? हम्म। क्योंकि हिमाचल में निर्विरोध चुन करके अनुराग शर्मा आ चुके हैं और कांग्रेस ने वहाँ पे डैमेज कंट्रोल अपना कर लिया है। कांग्रेस ने वहाँ कर पे लिया सारे जी। पेच कर वहाँ पे कांग्रेस अच्छा काम कर हम्म। रही है। तो नहीं बात करने की ज़रूरत हम्म। पड़ रही। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी बैठे हम्म। हैं, खाँटी पॉलिटिशियन है, वहाँ पे बात करने की हमें ज़रूरत हम्म। नहीं है। लेकिन हम्म। हरियाणा में बात करनी पड़ेगी, बिहार में बात करनी पड़ रही है, उड़ीसा में बात करनी पड़ी है। उड़ीसा में हालाँकि नंबर गेम भी नहीं है उस तरीके का। भारतीय जनता हम्म। पार्टी तो अपने साम-दाम, दंड-भेद सारी चीज़ें अपनाती है, लेकिन जहाँ पर विपक्ष कमज़ोर हम्म। होता है, वहाँ पे वो सफल हो जाती है। ये एक बड़ी सच्चाई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आपने अभी बोला कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद अपनाती है, सबसे ज्यादा कहाँ पर साम दाम दंड भेद अपनाने पड़ेंगे बीजेपी को? जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा या सबसे कम नहीं उड़ीसा थोड़ा-सा टफ हो सकता है बीजेपी के लिए। हम्म। बाकी बिहार हम्म। और हरियाणा तो बहुत ईज़ी टास्क है। लेकिन खबर ये भी आई थी कि जो चुनावों से पहले बीजेपी ने अपने भी विधायकों को एक रिजॉर्ट में रखा था। कहीं ना कहीं डर बीजेपी को भी था, बेशक ब्लैंक चेक इधर से भेजे गए थे, लेकिन डर इधर भी था, इस खेमे में भी डर था, बीजेपी खेमे में भी डर था। वो बीजेपी बीजेपी का क्या है ना, बीजेपी कुछ दिखावे करती है। तो उसी तरीके का ये एक हम्म। दिखावा था। दिखावा से ज़्यादा कुछ नहीं समझा हम्म। जाना चाहिए। अरे कौन खरीद लेगा और किसके पास हम्म। इतना पैसा है कि आपके विधायकों को खरीदेगा कोई? कहाँ है विपक्ष के हम्म। पास इतना? ये खामखा की बात है। अगर बीजेपी ये कहे कि भैया हमको डर था हम्म। और इस वजह से हमने शिफ्ट कर दिया। अरे! खरीदेगा कौन? खरीदार कौन होगा? जिसके पास पैसा होगा। कहाँ है विपक्ष के पास पैसा? कहाँ से खरीद लेगी वो हम्म। आपके विधायकों को? कोई मतलब नहीं है, सब फर्ज़ी की बात है। हम्म। ये दिखावा है। लेकिन ओडिशा में तो क्रॉस वोटिंग की खबरें आ भी रही हैं लगातार कि ओडिशा में क्रॉस वोटिंग हुई है। जिस तरह से आप ब्लैंक चेक की बात कर रहे थे, रिश्वत की बात सामने भी आई और क्रॉस वोटिंग की लगातार बात सामने आई है। बेशक गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन ये बात सामने भी आ गई है कि क्रॉस वोटिंग हुई है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, मैंने कहा ना कि भगवान भरोसे है आज, ये तीनों राज्यों में, हम्म। जो विपक्ष का दावा है। हम्म। आज वहाँ भगवान भरोसे है सब। हम्म। हम्म। क्योंकि भारतीय तो जनता पार्टी विधायकों अपना पे गेम भरोसा करती है। हाँ, अब वो है।
कुछ भी 7 बजे तक हम कुछ भी कहते रहे उसका कोई मतलब नहीं है। नतीजे 7 बजे तक आ जाएँगे, उसके बाद ही हम कुछ कहने की हालत में भी होंगे। फिलहाल तो जो है बस इतना ही है हम्म, कि ठीक है, जहाँ पे निर्विरोध हम्म, रूप से विपक्ष के राज्यसभा सांसद चुन के आ चुके हैं, हमें फिलहाल वही मानना चाहिए कि वही एक्चुअल गेम है। 26 जो है जो आ चुके हैं वो हम मान लेते हैं कि वो सेफ है। अब जो 11 पे गेम होगा वो शाम को 7 बजे के बाद क्लियर होगा कि वो क्या काम गेम हुआ बेसिकली। जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया स्वप्निल आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम राज्यसभा चुनाव को लेकर बात कर रहे थे, जिस तरह से हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे मेरे सहयोगी से कि क्या कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात स्वप्निल ने ये बताई कि सब कुछ भगवान भरोसे है। 7 बजे के बाद रिजल्ट आएगा और उसका बाद फिर से देखेंगे और कल फिर एक बार आपके सामने हाजिर होंगे। इस पर ज़रूर बात करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।